तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस और आपने इतना इतना अच्छा परफॉर्म किया एक चीज़ और दूसरी बार क्योंकि ये पेपर नया था, क्योंकि ये पेपर पहली बार हो रहा था तो कुछ ऐसे पुराने पेपर भी नहीं थे जिससे आपको पीवाईक्यू जिसे हम कहते हैं उससे हेल्प मिल सके। फिज़िक्स वाला का कोर्स लॉन्च हुआ था, उसमें मैंने एनरोल किया था, उसको रेगुलरली स्टडी किया। बस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन मैं ये ध्यान रखता था कि जो लेक्चर्स आज हुए हैं, उनको आज ही देखना है, बैकलॉग लेके नहीं चलना है। अच्छा ये बताइए कि आप पीडब्ल्यू के बैच में किस बैच में इनरोल थे और पीडब्ल्यू ने आपके इस अचीवमेंट में क्या योगदान दिया? क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा? सर, मैं पराक्रम बैच में एनरोल्ड था, वो सबसे पहले वही बैच लॉन्च हुआ था आई थिंक पीडब्ल्यू का डीए के लिए। और हुँ। सर, जो रोल रहा सर, फैकल्टी काफ़ी अच्छी थी और जो उन्होंने पढ़ाया काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया मेरे हिसाब से। और पीडब्ल्यू का सर कमिटमेंट था कि सिलेबस पूरा करवा के देंगे और कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, तो सर वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्वागत करते हैं आज आपका यहाँ पर इस सेशन में दिव्यांश चौरसिया जी जिन्होंने रैंक अचीव की है इस बार 86 रैंक अचीव की है इस बार डीए के पेपर में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस और आपने इतना इतना अच्छा परफॉर्म किया एक चीज़ और दूसरी बार क्योंकि ये पेपर नया था, क्योंकि ये पेपर पहली बार हो रहा था तो कुछ ऐसे पुराने पेपर भी नहीं थे जिससे आपको पीवाईक्यू जिसे हम कहते हैं उससे हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले तो अच्छा। आपको बहुत कांग्रेचुलेशन एक बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा। ठीक है? तो सबसे पहले आप बताइए कि सबसे पहले अबाउट योर प्रिपरेशन के बारे में बताइए दिव्यांश चौरसिया जी कि किस तरह आपने जो है अप्रोच किया, किस तरह आपने प्रिपेयर किया? सर, प्रिपरेशन का ये सीन रहा था कि जब पहले-पहले ये अनाउंसमेंट हुई थी कि डीए का पेपर होगा, तो सर तभी से ही मैं गेट के लिए सीरियस हुआ था। पहले मैं गेट के लिए सीरियस था नहीं। पहले मैं सोच रहा था कि प्लेसमेंट लूँगा, फिर जब हमारे यहाँ क्या होता है, मैं एकीट्यू से हूँ, तो 3rd ईयर के बाद हमको इंटर्नशिप पे जाना होता है। तो अगस्त का टाइम चल रहा था, मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी, तो मैं प्लेसमेंट के ऑप्शंस ढूँढ रहा था। उसके बाद में जब देखा कि ऐसा सिनेरियो चल रहा है और तभी मुझे पता चला कि डीए का पेपर एक ऐड हुआ है, तो और मेरी प्राइमरी स्किल भी यही है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। तो मैंने सोचा इसको देके देखते हैं और किसी अच्छे कॉलेज का बैच मिलेगा, तो हो सकता है कि 2 साल बाद और अच्छा मैं कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने अगस्त में के मिड में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और फिर फिज़िक्स वाला का कोर्स लॉन्च हुआ था, उसमें मैंने एनरोल किया था, उसको रेगुलरली स्टडी किया। बस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन मैं ये ध्यान रखता था कि जो लेक्चर्स आज हुए हैं, उनको आज ही देखना है, बैकलॉग लेके नहीं चलना है। अगर मैं बैकलॉग लेके चलता, तो फिर काफ़ी परेशानियाँ आती थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली की छुट्टी में थोड़ा ढील दे दी थी, तो फिर उसको कवर करने में दिक्कत हुई थी। और फिर लास्ट में आते-आते टेस्ट सीरीज़ ली थी फिज़िक्स वाले की भी, उसमें यही 65 टू 70 मेरा स्कोर रहता था, किसी-किसी में 70 प्लस हो जाता था। और फाइनल भी सर 69.33 आया है। चलिए बहुत बढ़िया आपकी जर्नी रही और आपने यहाँ पे कहा कि आपका बैकग्राउंड एआई एमएल का था, तो आप बीटेक की बात कर रहे हैं कि आप बीटेक में आपका बैकग्राउंड एआई एमएल है? यस सर, बीटेक में ही सर। मेरी जो सर इंटर्नशिप डीआरडीओ में रही है, वो सर कंप्यूटर विज़न के ऊपर रही है, डीप लर्निंग बेस्ड। अच्छा, अच्छा। सो आपने मतलब न्यूरल नेटवर्क पे मतलब काम किया हुआ है आपने मतलब जो डीप लर्निंग के जो यस। नेटवर्क्स रहते हैं, उसके यस डिफरेंट सर। मॉडल्स पे आपने काम किया हुआ है। यस सर, इवन सर मेरी एक पब्लिकेशन भी है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने बीटेक लेवल पे एक पेपर पब्लिश किया है। अच्छा ये बताइए कि आप पीडब्ल्यू के बैच में किस बैच में इनरोल थे और पीडब्ल्यू ने आपके इस अचीवमेंट में क्या योगदान दिया? क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा? सर, मैं पराक्रम बैच में एनरोल्ड था, वो सबसे पहले वही बैच लॉन्च हुआ था आई थिंक पीडब्ल्यू का डीए के लिए। और हुँ। सर, जो रोल रहा सर, फैकल्टी काफ़ी अच्छी थी और जो उन्होंने पढ़ाया काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया मेरे हिसाब से। और पीडब्ल्यू का सर कमिटमेंट था कि सिलेबस पूरा करवा के देंगे और कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, तो सर वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अ, डीपीपीज़ भी काफ़ी टाइमली मिलती थी, अच्छी मिलती थी, क्वेश्चंस के लेवल सही थे। और टेस्ट सीरीज़ भी सर चूँकि पहली बार हो रही थी, टेस्ट सीरीज़ भी क कोई मैं कहूँगा सर अच्छे लेवल की थी। क्वेश्चंस वैसे ही थे लगभग उसी डिफ़िकल्टी लेवल के थे जैसे एक्चुअल एग्ज़ाम में आए।
आपको एक छोटा-सा लॉन्चिंग पैड मिल गया और थोड़ी-सी आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है और जो जो कमिटमेंट पीडब्ल्यू की तरफ से था, वो सारा आपको आपसे मतलब आपको फुलफिल किया गया उसको। इस तरह से जी, आपको मतलब जब आप फाइनल एग्ज़ाम में गए, तो आपको इसमें अचीव करने में हेल्प मिला। जी सर, हुआ ये था सर, मैं थर्ड ईयर में मैंने गेट दे दिया था सर ऐसे ही। उसमें मेरे सर 50 मार्क्स आए थे, 2000 कुछ रैंक थी। 2042 आई थिंक। तो सर वो बैक ऑफ द माइंड वो भी चल रहा था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ, तो सर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद में सर मुझे ये लगा कि अगर डेडिकेटेड हो रहे हैं तो कोर्स भी लेना चाहिए। सबसे पहले डीए का कोर्स पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया था, तो मैंने तुरंत एनरोल कर लिया था। फिर सर पढ़ाई चालू करी और फिर सर अब यही हुआ आखिरी में, अच्छा खासा हो गया, देर आए दुरुस्त आए। आपकी प्रीवियस रैंक मतलब आपने थर्ड ईयर में जब दिया था, तो आपकी प्रीवियस जो रैंक आई थी, वो आई थी आप कह रहे हैं 50 मार्क्स आए आए थे आपके 2023 की बात कर रहे हो आप? सर 2023 में सीएस से मैंने गेट दिया था, विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन। उसमें मेरे सर 50 मार्क्स आए थे, 2042 रैंक थी। इस साल भी मैंने सीएस से गेट दिया है, उसमें सर मेरे 57.46 मार्क्स हैं और रैंक है 1196। अ, ये बताइए कि आपका बीटेक किस कॉलेज से है? सर बीटेक मेरा सर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज से है, एकीट्यू से एफिलिएटेड है। अच्छा, अच्छा। सो अब्दुल कलाम आपने बीटेक एक जो बहुत ही कॉमन सवाल जो है स्टूडेंट्स से आता है, वो ये है कि सर ये आपने कॉलेज और ये प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? मतलब क्या-क्या ऐसे चैलेंजेस जो आपके पास आए, जो आपने ओवरकम किया? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि बैकलॉग हो गए, बैकलॉग इन अ सेंस कि आपको कुछ वीडियोज़ छूट गए, जैसे अब सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन आ गया, तो वहाँ पे कैसे मैनेज किया आपने? फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स हैं और डेली शायद आपकी 4 घंटे क्लासेस तो होती ही रही होंगी और शायद बाद में अगर लॉन्च हुआ हो, तो वो भी वो ये दोनों बैलेंस कैसे किया आपने? सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगे चल के मैं बताऊँगा क्यों। सर क्लासेस का तो सर ये रहता था, क्लासेस मेरी 10 से लगभग होती थी कॉलेज की। तो सर उसको कंप्लीट किया, उसके बाद में सर मैं सर कुछ रेस्ट वेस्ट नहीं करता था। जो पीडब्ल्यू के सुबह वाले लेक्चर्स होते थे जो मेरे छूट जाते थे, उनको 2x पे भगा के देखा, नहीं समझ में आया तो फिर 1x पे करके देख लेंगे। फिर सर शाम को ये होता था सर, मैं हूँ सर थोड़ा वैसा कि मुझे खेलना-कूदना थोड़ा चाहिए। तो सर मैं शाम को 1 से डेढ़ घंटा बैडमिंटन खेलता था वहीं कॉलेज में ही। उससे सर थोड़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है स्पोर्ट खेल के, कि नहीं करना ही है। और फिर रात में जो लेक्चर्स बचे होते थे वो देखता था और क्वेश्चंस थोड़े बहुत लगा देता था। ऐसे मैनेज होता था मेरा डेली रूटीन। और सर एक मैनेजमेंट का जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा यहाँ पे, सर मेरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स जो बोला आपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, तो सर 7th सेमेस्टर के मेरे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे वो एकदम सर अल्टरनेट डेज़ में गेट के साथ ही थे। तो तीसरी तारीख को गेट था मेरा डीए का ओके, और फिर सर पहली फ फ 3rd फ़ेब को मेरा डीए था गेट का। गेट का डीए था और 1st फ़ेब को मेरा एक सेमेस्टर एग्ज़ाम था। उसके आप 2 दिन पहले चले जाइए, 30 को मेरा एक सेमेस्टर एग्ज़ाम था, उसके 2 दिन पहले चले जाइए, 28 को मेरा एक सेमेस्टर एग्ज़ाम था। और वो भी सर सब्जेक्ट ऐसे फाइनल ईयर में होते ही हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट कम होते हैं। मेरे में ये था सर 2 टेक्निकल सब्जेक्ट थे और 2 ऐसे ही सब्जेक्ट थे। तो सर जो एक सब्जेक्ट था, जो इससे अलाइन कर रहा था एआई, उसका पेपर सबसे पहले हो गया था कुछ 19-20 तारीख में। और फिर सर बाद में सारे पेपर ऐसे ही थे मेरे एग्ज़ाम सेमेस्टर के जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थे। अच्छा। तो उसमें ऐसे मैनेज हो पाया था कि सर जो जो ये 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स थे वो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखे थे। वो उनको वैसे ही सर जैसे नॉर्मल इंजीनियर्स देते हैं कि एक रात पहले पढ़ लिया, जी वो हाँ। दे दिया। अब बस ये था कि सर मैं थोड़ा पहले से पढ़ने वाला बच्चा हूँ, तो पहले से पढ़ के रखा था, रात में मैं केवल रिवाइज़ करता था, पहली बार नहीं पढ़ता था। और फिर सर जो एक बीच में गैप मिलता था, उसमें अपने गेट के सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करता था। और अगर टाइम मिले तो सर टेस्ट सीरीज़ भी बीच में मैंने 2 या 3 टेस्ट उसके बीच में भी दिए थे। काफ़ी टफ था मैनेज करना, लेकिन सर हो गया। ठीक है, तो मैंने अब मतलब कहने की बात ये है कि आपने प्लानिंग पहले से करके रखी थी और पहले से जैसा आपने कहा पढ़ के देते क्योंकि इंजीनियर्स की आदत ये होती नहीं है कि पहले से पढ़ा जाए, है ना? जो गैप जो मिलता है उसी में ही जो है पढ़ाई की जाती है। ये ट्रेडिशन पिछले मेरे ख्याल से 30-40 साल से यही चलता आ रहा है।
हमने भी ये चीजें फेस की थी। मतलब आपने पहले से प्लान की थी, तो जो इंजीनियर नहीं करते वो आपने किया था बेसिकली, पहले से प्लानिंग करके आपने अपनी स्टडी को मैनेज किया था। वो सर जब पहली डेट शीट आई थी तो गेट के सर 1 हफ्ते का गैप मिल रहा था। अच्छा। फिर सर 2 बार सेमेस्टर की डेट शीट्स मेरी रिवाइज़ हुई, तो मुझे यकीन हो गया था कि किस्मत ऐसी ही चल रही है, कुछ भी हो सकता है, तो बस पहले से प्रिपेयर करके चलो। और मतलब सर आप बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर थे। जी सर, मुझे यही लग रहा था, क्या पता सर आज मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम है, कल मेरा गेट हो, तो इस हिसाब से करके लेके चलो। सेमेस्टर को भी लाइटली ले नहीं सकते हैं क्योंकि फाइनल ईयर का वेटेज सबसे ज़्यादा बनता है ओवरऑल सीजीपीए में। तो सर उनके लिए भी पहले से प्रिपेयर करके चलना है। और सर गेट तो सर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में था ही, उसकी पहले से प्रिपरेशन थी, रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ भी साथ में लेके चल रही थी, तो सर मैनेज करना पड़ा था, वरना सर कोई भी चीज़ एक भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मैं करना नहीं चाह रहा था, या तो सेमेस्टर या तो गेट। तो फिर सर जितना ज़्यादा हो सकता था, उतना ज़्यादा मेहनत करी। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये एक मैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अभी भी जैसे मैं क्लासेस में जाता हूँ तो सर मतलब एक ये रहता है कि लोगों के बैकलॉग बहुत हो जाते हैं, मतलब पुराने वीडियोस हाँ, तो वो कवर करना, फिर सेमेस्टर, फिर असाइन, मतलब ये कॉमन क्वेरीज रहती हैं, तो आपका ये जो मैसेज है शायद स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए दिव्यांश, कि किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, घर में कौन-कौन है और मतलब किस बैकग्राउंड से आप बिलॉन्ग करते हैं, क्या स्थिति है घर में? सर सही स्थिति है घर पे। जी। मम्मी-पापा हैं, दीदी हैं, दीदी मेरी एमटेक कर रही हैं एनआईटी अच्छा, एमटेक कर इलाहाबाद रही हैं। से, एनआईटी कहाँ स इलाहाबाद कहाँ से कर रही हैं दीदी सीएसई, आपकी एमटेक? एमएनआईटी इलाहाबाद ओके, सीएसई। ग्रेट, ग्रेट। जी सर। और पापा भी वर्किंग है, पापा यस सर, मम्मी गवर्नमेंट टीचर, मम्मी अच्छा टीचर है मम्मी मेरी, भी वर्किंग है, मम्मी-पापा दोनों ही वर्किंग हैं? मम्मी टीचर है मेरी। मम्मी टीचर है, अच्छा, चलिए हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शायद एक टीचर के वजह से एक थोड़ा-सा घर में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हमेशा रहता होगा, आपके ऊपर भी रहता होगा कि पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। शायद ये भी आपको हेल्प किया होगा थोड़ा-सा अपनी प्रिपरेशन को मतलब पहले से प्लान करने में। सर वो तो सर होता ही है जीन्स में ही सर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है उसके अंदर रह जाता है, कहना नहीं पड़ता है चलिए उसको सर। चलिए ठीक है तो ये तो हमारा एक छोटा-सा सेशन हुआ। एनी गाइडेंस अगर आपको चाहिए हमारे तरफ से तो वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस तरह की गाइडेंस जो है आपको मतलब कोई चाहिए हो हमारे तरफ से, बीडब्ल्यू की तरफ से? सर वही सर काउंसलिंग में थोड़ा, काउंसलिंग में क्योंकि थोड़ा। सर जो अभी मैं देख रहा हूँ सर, गेट के बाद आईआईटीज़ की काउंसलिंग इज़ सर द टफेस्ट थिंग आई हैव एवर डेल्ट विद। यस, ट्रू। क्योंकि सर हर आईआईटी में अलग जाके अप्लाई करो, उसमें भी अलग-अलग कोर्सेज़ के लिए कर रहे हो तो उसमें भी अलग अप्लाई करो। दिस इज़ सर वेरी टीडियस। जी, जी, जी। बिल्कुल, ये सही बात है क्योंकि गेट क्लियर करने से ज़्यादा है सीट सिक्योर करना, हाँ? और आपकी रैंक अच्छी है और कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है। तो सीओएपी की प्रोसेस शायद स्टार्ट हो गई होगी, तो आप जो जी है सर। उसमें उसके बाद भी आपको इंडिविजुअल आईआईटीज़ में जाके कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जी सर। चलिए दिव्यांश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर और अभी शायद ये जो सेशंस हैं कौन-कौन से सेशंस रिगार्डिंग दिस एमटेक एडमिशन के सेशंस लगातार चल रहे हैं, ऐप पे भी चल रहे हैं और वहाँ पे आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप पर्सनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक और एक बार फिर हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर।